हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। हमें आपके टीचर, आपके दोस्त डॉक्टर अमित गुप्ता। चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। आज उसका तीसरा लेक्चर होने को जा रहा है। पीछे के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने बातें करी थी ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल आप लोगों को हमने समझाया था। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी मदद से स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। इन दोनों को समझने के साथ साथ दोनों की मदद से हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे। आज की क्लास में बात और आगे बढ़ेगी और हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या होता है और इसकी मदद से स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कह दो हमारे पास कोई एक एटम है जिसको ऐसे हमने सेंटर में रख दिया, फिर बाहर से इसके साथ हमने कह दो कुछ 1 2 3 एटम्स को ऐसे जोड़ दिया, तो हम लोग बोलेंगे ये जो सेंट्रल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर of the central atom, of the central atom, ये जो सेंटर में एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर इस सेंट्रल एटम का ये हो जाएगा 3। सेंटर में एक एटम रखा, बाहर से उसके साथ 3 एटम्स जोड़ दिए हैं, तो हम लोग बोलेंगे इस सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इट इज इक्वल टू 3। आई होप सभी लोग पेन कॉपी, जैसा कि पीछे के क्लासेज में हमने सलाह मशुरा किया था, पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, चीज़ों को समझते चले जाएंगे। समझने के साथ साथ उनको अपनी कॉपी में अपने हाथों से नोट करते चले जाएंगे। हालांकि जो कुछ भी स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं सब हम PDF में कन्वर्ट करके अंतिम में आप लोगों को दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा हमेशा यही कहना रहेगा PDF ठीक है रख लेना अपने पास, लेकिन वो नोट्स की जगह नहीं ले सकता। अपना नोट्स हमको खुद से बनाना होता है। बना बनाया नोट्स हमारे किसी काम का नहीं होता। सब कुछ आपके सामने लिखा जा रहा है, सब PDF में कन्वर्ट करके दे देंगे, फिर उसको आप मोबाइल में सेव भी कर लेंगे, लेकिन वो नोट्स नहीं हुआ। नोट्स वही जो आप अपने हाथों से बनाएंगे। तो पेन कॉपी ले करके बैठना है, चीज़ों को समझने के साथ साथ अपनी कॉपी में अपने हाथों से उसी समय लिखते चले जाना है। नहीं लिखेंगे तो होगा क्या, चीज़ें तेज़ी से आपके सामने से गुजर जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से आगे निकल जाती है और हमको समझ में आता नहीं है और हमको उस समय उसका कोई एहसास नहीं होता। लेकिन जब वही चीज़ हमसे परीक्षा वगैरह में पूछा जाता है तो वही चीज़ हमसे अब नहीं होता है, तब हमको लगता है हम समझ नहीं पाए अच्छे से। तो इस चीज़ से बचने का रास्ता यही है कि पेन कॉपी हमेशा लेकर बैठेंगे। जो भी पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ उसको समझने के बाद अपनी कॉपी में लिखते भी चलेंगे। जब लिखेंगे एक एक शब्द को तो आपको समझ में आएगा कि ये शब्द हमने, ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ये सचमुच में समझ में आया था कि बस ऐसे ही लिख ले रहे हैं। और अगर लिखते समय ऐसा फील हो कि नहीं ये चीज़ समझ में नहीं आया है, तो उसी जगह रुक जाना है, लेक्चर को थोड़ा सा पीछे कर लेना है, फिर से उस चीज़ को देख करके समझ करके ही आगे बढ़ना है। बिना समझे हुए कॉपी में कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, चीज़ों को समझ समझ करके लिखते भी चलेंगे। तो सेंटर में एक एटम रखा, बाहर से कुछ एटम्स को जोड़ दिया, जैसे यहाँ पर बाहर से 3 एटम्स को जोड़ दिया, तो बोलेंगे जो सेंट्रल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इट इज 3। इसी तरह से सेंटर में एटम रखा और हमने क्या किया, बाहर से उसके साथ 1 2 3 4 एटम्स जोड़ दिया। तो अब ये जो सेंटर वाला एटम है, इस सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में CN कह देते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। तो किसी भी एटम को सेंटर में रख करके बाहर से उसके साथ जितने एटम्स जोड़ देते हैं वही सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। और आज हमें क्या डिस्कस करना है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब किसी एटम को सेंटर में रखा तो मैक्सिमम बाहर से उसके साथ कितने एटम्स जोड़ सकते हैं वो हमको समझना है। सेंटर में किसी एटम को रख करके बाहर से जितने एटम्स जोड़ देते हैं वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 एटम्स को बाहर से जोड़ा तो सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गया। 4 एटम्स को बाहर से जोड़ दिया तो सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब प्रश्न है कि मैक्सिमम कितना जोड़ सकते हैं, किसी एटम को ऐसे सेंटर में रख करके बाहर से उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कितने एटम्स को जोड़ सकते हैं वो हमको सोचना और समझना है। तो चलो, जैसे कह दो हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 5। देखो बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट।
फास्फोरस के बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पीछे के क्लासेज में हम लोगों ने देखा हुआ है कि फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स बना लेता है। जैसे कह दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस को सेंटर में रखा और फास्फोरस के साथ इस तरह से क्लोरीन के 5 एटम्स को जोड़ दिया। ये हो गया PCl5, बोले तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स बना लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक बॉन्ड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, दूसरा बॉन्ड बना लिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक तीसरा बॉन्ड बन गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, चौथा बॉन्ड बन गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक पांचवा बॉन्ड बना लिया। तो 5 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन के 5 एटम्स के साथ शेयर करते हुए फास्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बना लिए। PCl5 हो गया। 5 बॉन्ड्स में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो हम लोग समझते हैं प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 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 इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पांचों बॉन्ड्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर फास्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या ये सही है? क्या ऐसा करना सही है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि देखो ये तीसरा सेल है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीसरा सेल है, थर्ड सेल। तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इट इज इक्वल टू 2 इंटू n का स्क्वायर। तो तीसरे सेल के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 9 और सॉल्व करेंगे तो 18। मतलब जो ये तीसरा सेल है यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है। और जहाँ 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, क्या वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जा सकते? तो आंसर है बिल्कुल रखे जा सकते हो। तो ये ठीक है। फास्फोरस ऑक्टेट से आगे चला गया है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन फास्फोरस के लिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो बाहर वाला सेल है, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल किसमें? S ब्लॉक में और P ब्लॉक में। D ब्लॉक में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए हम साफ साफ लिख दे रहे हैं कि ये जो बात हो रही है S ब्लॉक और P ब्लॉक की हो रही है। S ब्लॉक और P ब्लॉक के केस में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, वैलेंस सेल। और इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। तो बाहर वाला सेल इसको वैलेंस सेल कह सकते हैं, और बाहर वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो फास्फोरस का जो वैलेंस सेल है यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बना लेगा। 5 बॉन्ड्स में कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये ऑक्टेट से आगे जा रहा है, बट नो प्रॉब्लम। जो बाहर वाला सेल है वो तीसरा सेल है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बड़े ही आसानी से रखे जा सकते हैं। तो फास्फोरस को सेंटर में रख करके हम फास्फोरस के साथ 5 एटम्स बड़े ही आसानी से जोड़ सकते हैं और बोलेंगे यहाँ फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, ये कितना हो गया? तो ये हो गया 5। सेंटर में रखा एक एटम, बाहर से जोड़ दिया 5 एटम्स को, तो जो सेंट्रल एटम है जो फास्फोरस है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से क्या है, तो मेरे पास सल्फर है 2, 8 और 6। देखो बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो जैसे यहाँ फास्फोरस के पास बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से फास्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बना लिए, वैसे सल्फर के बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि सल्फर 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बना लेगा। तो सल्फर को रखा सेंटर में और उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोरीन एटम्स जोड़ दिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 फ्लोरीन एटम्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया। 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 फ्लोरीन एटम्स को जोड़ दिया, 6 बॉन्ड्स बना लिए। 6 बॉन्ड्स में कुल मिलाकर के 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या ये ठीक है? तो फिर से देखो ये तीसरा सेल है, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। जहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं वहाँ 12 इलेक्ट्रॉन रखने में कोई परेशानी नहीं है। सल्फर का भी यहाँ बिहेवियर वैसा ही है जैसा यहाँ पर फास्फोरस का बिहेवियर था। यहाँ फास्फोरस ऑक्टेट से आगे चला गया था, तो यहाँ पर सल्फर जो है वो भी ऑक्टेट से आगे जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तीसरा सेल है, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉनों की जगह है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बड़े ही आसानी से रखे जा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। और यहाँ पर सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो सल्फर को रखा सेंटर में और बाहर से 6 एटम्स को जोड़ दिया, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर इट इज इक्वल टू 6।
सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे 6? क्योंकि सल्फर सेंटर में, बाहर में 6 एटम्स को जोड़ रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी तरह से नेक्स्ट कह दो मेरे पास है क्लोरीन, 2 8 और 7, बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे यहाँ पर बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 एटम्स को बाहर से जोड़ दिया। यहाँ बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से बाहर से 6 एटम्स को जोड़ दिया, SF6 तक पहुंच गए। इसको कहना चाहे तो कह सकते हैं ना, ये SF6 है। ठीक, यहाँ पर PCl5 बनाया था, इधर SF6 हो गया। यहाँ पर बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 7 बॉन्ड्स बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्लोरीन को रखो सेंटर में और क्लोरीन के साथ 7 बॉन्ड्स बनाने की तैयारी कर लो। 1 2 3 4 5 6 और 7, और फ्लोरीन के 7 एटम्स ऐसे जोड़ते चले जाओ। कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन से, 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ शेयर किया। 7 इलेक्ट्रॉनों को 7 बार शेयर करते हुए क्लोरीन ने 7 बॉन्ड्स बना लिए, ClF7 बन गया। 7 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 7 बॉन्ड्स, 7 बॉन्ड्स में कुल मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सही है? तो फिर से देखो, ये तीसरा सेल है ना, तीसरा सेल है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह होती है, तो 14 इलेक्ट्रॉनों में तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सही है, सही होना चाहिए। और यहाँ पर क्लोरीन के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्लोरीन सेंटर में है, बाहर से 7 एटम्स को जोड़ रखा है, तो क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो गया 7। तो फास्फोरस के बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से 5 बॉन्ड्स बना लिए। सल्फर के बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से 6 बॉन्ड्स बना लिए। क्लोरीन के बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से 7 बॉन्ड्स बना लिए। यहाँ पर फास्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 5, यहाँ पर सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 7, यहाँ बन गया PCl5 बिल्कुल ठीक, यहाँ बन गया SF6 बिल्कुल ठीक, और यहाँ बन गया ClF7 जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया। PCl5 में सब कुछ ठीक था, SF7 में सब कुछ ठीक था, लेकिन ClF7 तक आते आते गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई? जिस तरह से इसको डिस्कस किया उसी तरह से इसको भी डिस्कस किया, उसी तरह से इसको भी डिस्कस किया, तीनों में तो एक ही जैसी चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बार बॉन्ड्स बना लिए, PCl5 तक पहुँच गए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बार बॉन्ड्स बना लिए, SF6 तक पहुँच गए। यहाँ बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 7 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 7 बॉन्ड्स बना लिए, ClF7 तक पहुँच गए। अगर ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही होना चाहिए था, लेकिन सही नहीं हो पाया। क्या इसमें गलती हो गई? तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉनों को रखने में कोई परेशानी है क्या? एक बार जरा सोच करके देखो। जैसे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने कहा नो प्रॉब्लम, इसको बनने दो। यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमने कहा नो प्रॉब्लम, इसको भी बनने दो। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स को रखने में कोई परेशानी है क्या? तो आंसर नहीं। जहाँ 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े आसानी से रखे जा सकते हैं, फिर ये क्यों नहीं बन पाया? तो रीजन कुछ और है। क्या रीजन है? कि अगर हम एक एटम को ऐसे बीच में रख दें, कह दो हमने बीच में क्लोरीन का एक एटम रख दिया और बाहर से फ्लोरीन के एटम्स को जोड़ने को जा रहे हैं, तो फ्लोरीन का एक एटम जोड़ दिया, चलो ठीक, फ्लोरीन का दूसरा एटम जोड़ दिया, चलो ये भी ठीक, फ्लोरीन का तीसरा एटम जोड़ दिया, चलो ये भी ठीक, चौथा एटम जोड़ दिया, ये भी ठीक, पांचवा एटम जोड़ दिया, ये भी ठीक, छठा एटम जोड़ दिया, ये भी ठीक। लेकिन जो 7वां एटम है, इसको जब जोड़ने को जाओगे तो ये कभी क्लोरीन के पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लोरीन को सेंटर में रखा, बाहर से फ्लोरीन के 6 एटम्स तक जोड़ते जा सकते हैं, जोड़ते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब 7वां एटम क्लोरीन के पास ले जाना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन चारों तरफ से इतना कवर्ड हो गया है, इतना सराउंडेड हो गया है, इतना चारों तरफ से घिर चुका है कि अब कोई 7वां एटम, सेंट्रल एटम क्लोरीन के पास तक पहुंच नहीं पाएगा। जब पहुंच नहीं पाएगा तो 7वां बॉन्ड बन नहीं पाएगा, और यही कारण है कि ClF7 नहीं बन पाया। तो हम लोग बोलेंगे कि क्लोरीन का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्लोरीन, ये होता है 6। इसको खूब अच्छे से ऐसे बॉक्स में बना दें, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है 6। क्लोरीन को सेंटर में रखा, बाहर से 6 एटम्स को जोड़ा, जगह खत्म। 7वां एटम वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, सेंटर तक पहुंच ही नहीं सकता, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, इसीलिए ClF7 नहीं बन पाएगा।
परेशानी ये नहीं है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह नहीं है, यहाँ पर तो 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े ही आसानी से रखे जा सकते हैं। ये परेशानी नहीं है। परेशानी ये वाली है कि अगर क्लोरीन को सेंटर में रखें तो बाहर से 6 एटम्स को जोड़ने के बाद 7वां एटम जोड़ने के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, और कोई जगह नहीं बचेगा तो हम 7वां एटम नहीं जोड़ सकते, और हम लोग बोलेंगे क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्लोरीन को सेंटर में रखेंगे तो बाहर से ज़्यादा 6 एटम्स को ही जोड़ा जा सकता है, तो 7वां एटम जोड़ने की जगह नहीं है। इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, ध्यान देना, 18 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े आसानी से रखे जा सकते हैं, लेकिन क्लोरीन को सेंटर में रख करके बाहर से 7 एटम्स जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। बाहर से ज़्यादा 6 एटम्स ही जोड़ पाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कुछ ऐसे सोचो, इसको कुछ ऐसे से सोचो कि हमारे घर में क्या है, एक छोटा सा खाना खाने वाला टेबल है, ठीक, छोटा सा खाना खाने वाला टेबल ऐसे है। टेबल के अराउंड कह दो एक लोग यहाँ पर बैठ गए, एक लोग यहाँ पर बैठ गए 2, एक लोग यहाँ पर बैठ गए 3, एक लोग यहाँ पर बैठ गए 4, एक लोग यहाँ पर बैठ गए 5, एक लोग यहाँ पर बैठ गए 6। टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही लोग बैठ सकते हैं। अब किचन में KITCHEN, किचन में जो है, कह दो हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और हम लोगों ने 20 लोगों का 20 पीपल 20 लोगों के लिए खाना बना रखा है। तो क्या 20 लोग एक साथ इसी टेबल पर बैठ करके एक ही बार में खाना खा लेंगे? आंसर है नहीं। इस टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग ही बैठ सकते हैं। अगर 7वां व्यक्ति आता है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, जब टेबल खाली होगा तो वो अगले राउंड में खाना खा पाएगा। तो कुछ वैसा सिचुएशन पीछे भी बन रहा था कि क्लोरीन को जब हमने सेंटर में रखा और क्लोरीन के बाहर से हमने फ्लोरीन के एटम्स को जोड़ना शुरू किया, तो फ्लोरीन के 3, 4, 5, 6 एटम्स को जोड़ने के बाद अब जगह नहीं बची। 7वां एटम आता भी है तो ये क्लोरीन के पास तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, कभी पहुंचेगा नहीं, तो 7वां बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह की कमी नहीं थी। क्लोरीन का 3rd सेल था 287, ये तीसरा सेल है, 3rd सेल। बाहर वाले सेल की बात करें 3rd सेल है। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और जहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं वहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन रखने में कोई परेशानी नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉनों का तो खूब जगह था, लेकिन क्लोरीन को सेंटर में रख के बाहर से 7वां आइटम नहीं जोड़ सकते। और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा? हमने कहा कि क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लोरीन को सेंटर में रखेंगे तो बाहर से ज़्यादा 6 एटम्स ही जोड़ पाएंगे। क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जैसे क्लोरीन के मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस किया, वैसे ही हमको बाकी के एलिमेंट्स के भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना होगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, चलो समझ लिया, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स का क्या होगा? पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबके बारे में हमको पता होना चाहिए कि किसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो चलो उसकी भी बात कर लें। इसके लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल की मदद लेंगे। देखो पीरियोडिक टेबल में साइड में इधर की तरफ S ब्लॉक होता है, फिर बीच में देखेंगे तो एक लंबा सा अपना D ब्लॉक होता है, और फिर इधर की तरफ लास्ट में देखेंगे तो हमको P ब्लॉक देखने को मिलेगा। S ब्लॉक, D ब्लॉक, इधर P ब्लॉक। P ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। और इसी के सामने इधर की तरफ चलते चले आएंगे तो इस ब्लॉक में यहाँ पर लिथियम मिलेगा और बेरिलियम मिलेगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हम लोग कहते हैं ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा पीरियड है, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के ऊपर देखोगे यहाँ पर फर्स्ट पीरियड मिलेगा। फर्स्ट पीरियड में यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ नियॉन के ऊपर हीलियम तुमको देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह से थर्ड पीरियड में चले जाएंगे तो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के आगे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आगे यहाँ पर आओगे तो एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑर्गन है। इसी तरह से फोर्थ पीरियड में आ जाएंगे तो यहाँ पर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, बीच में यहाँ पर 10 एलिमेंट्स मिलते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और इधर देखोगे तो एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक, सल्फर के नीचे सेलेनियम, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन,
ऑर्गन के नीचे क्रिप्टॉन। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इधर ऐसा लिख दें, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सबका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इन सब के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब इनमें से कोई भी एटम सेंटर में रखेंगे तो बाहर से इनके साथ 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 एटम्स जोड़ पाएंगे, उसके बाद जगह खत्म हो जाएगी। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी तरह से जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। फिर उसके बाद और नीचे आओगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके नीचे मिलेगा इंडियम, उसके नीचे मिलेगा थैलियम, इधर जर्मेनियम के नीचे मिलेगा टीन और लेड, इधर आर्सेनिक के नीचे मिलेगा एंटीमनी और बिस्मथ, सेलेनियम के नीचे मिलेगा टेल्यूरियम और पोलोनियम, ब्रोमीन के नीचे मिलेगा आयोडीन और एस्टाटीन, क्रिप्टॉन के नीचे मिलेगा जेनॉन और रेडॉन। इधर अब हम छोड़ दे रहे हैं, सोच लेना इधर भी कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते होंगे। तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा? ये तीसरा पीरियड था, ये चौथा पीरियड था, तो ये पांचवा पीरियड हो जाएगा, ये छठा पीरियड हो जाएगा। तो पांचवें पीरियड में जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे इन सब का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। छठे पीरियड में जो एलिमेंट्स मिलेंगे इनका भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8। होता क्या है, जब हम नीचे की तरफ आते हैं ना तो एटम्स की साइज बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो फ्लोरीन का एटम छोटा होगा, क्लोरीन का एटम बड़ा होगा, ब्रोमीन का एटम और भी बड़ा होगा और आयोडीन का एटम और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जब आते हो तो एटम की साइज बढ़ती है, और जब एटम की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, कह दो सेंटर में छोटा एटम है और सेंटर में बड़ा एटम है। तो सेंटर में अगर छोटा एटम है तो उसके अराउंड 6 एटम्स को रखते रखते जगह खत्म हो गई। लेकिन अगर सेंटर में बड़ा एटम है तो ऐसा पॉसिबल है ना कि उसके अराउंड हम चाहे तो छोटे छोटे 8 एटम्स को भी जगह दे सकते हैं। सेंटर में छोटा एटम्स है तो चारों तरफ 6 एटम्स को रखते रखते जगह खत्म, लेकिन अगर सेंटर में बड़ा एटम है तो चारों तरफ उसके छोटे छोटे 8 एटम्स रखे जा सकते हैं। तो जब नीचे की तरफ आओगे तो एटम्स की साइज बढ़ेगी। तो अगर इसको सेंटर में रखा तो चारों तरफ 6 एटम्स अरेंज किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसको सेंटर में रखा, चारों तरफ 6 एटम्स अरेंज किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इसको सेंटर में रखा तो चारों तरफ 8 एटम्स तक अरेंज करने की जगह होगी। आयोडीन के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक जा सकता है, एस्टाटीन के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक जा सकता है। तो इस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो पीरियड नंबर 3, 4 में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6, 5 और 6 में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एटम की साइज बढ़ रही है। जब सेंटर में छोटा एटम रहेगा तो बाहर से कम एटम्स जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जब सेंटर में बड़ा एटम रहेगा तो बाहर से ज़्यादा एटम्स जोड़े जा सकते हैं। ध्यान देना, जैसे अगर हम यहाँ पर इन एलिमेंट्स की बात करें तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के बाहर में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनके बाहर में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इत्यादि के बाहर में 6-6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इत्यादि के बाहर वाले सेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इत्यादि के बाहर वाले सेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन इत्यादि के बाहर वाले सेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इस पर ध्यान दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जैसे क्लोरीन के बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही आयोडीन के बाहर वाले सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के बाहर वाले सेल में जिस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही आयोडीन के भी बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो 2, 8 और 7 था। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 18, 18, 7 आएगा, लेकिन आएगा अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था कि 7 इलेक्ट्रॉनों की मदद से अगर हम ClF7 बनाने जाते हैं तो ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि क्लोरीन को सेंटर में रखा, बाहर से ज़्यादा 6 क्लोरीन जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, इसीलिए फेल हो गया। लेकिन आयोडीन को सेंटर में रख करके जब IF7 बनाने को जाते हैं तो हम फेल नहीं होते, ये सक्सेसफुली बन जाता है। क्यों बन गया, कैसे बन गया? तो आयोडीन को सेंटर में रखेंगे तो बाहर से 8 एटम्स को जोड़ने की जगह है, और जहाँ पर बाहर से 8 एटम्स को जोड़ने की जगह है वहाँ अगर 7 एटम्स जोड़ने को जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इसीलिए IF7 बन जाता है। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि ClF7 नहीं बन पाया, IF7 बन जाता है, ऐसा क्यों? तो बोलेंगे क्लोरीन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है।
आयोडीन थोड़ा बड़ा एटम है, इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। क्लोरीन को सेंटर में रखेंगे तो बाहर से ज़्यादा 6 एटम्स जोड़ सकते हैं, सो ClF7 नहीं पॉसिबल है। लेकिन आयोडीन को सेंटर में रखेंगे तो बाहर से ज़्यादा 8 एटम्स जोड़ने की जगह होती, तो भी तो 7 ही एटम्स तक पहुंचे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, IF7 बिल्कुल पॉसिबल है। तो ClF7 नहीं बन पाया था, लेकिन IF7 बन जाएगा। तो पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6, तीसरे और चौथे में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6, पांचवें और छठे में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8। ये है पीरियड नंबर 2, सेकंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है 4। ऐसा क्यों? तुमको लग रहा होगा कि नीचे की तरफ साइज बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ साइज घट रही है, ये बड़ा तो ये छोटा, फिर और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ पर एलिमेंट्स छोटे छोटे होंगे। तो अगर छोटा एलिमेंट है, छोटा एटम है, तो बाहर से केवल 4 ही एटम्स जोड़ सकते हैं। ऐसा होगा क्या? नीचे की तरफ साइज बढ़ रही है मतलब ऊपर की तरफ साइज घट रही है, तो इन सब की साइज बड़ी छोटी है। तो बड़ी छोटी है तो हो सकता है छोटा सा एटम है, बाहर से जो है 4 एटम्स को जोड़ा और जगह हो गई खत्म, अब बाहर से कुछ और नहीं जोड़ सकते। कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल के अंदर ही रहते हैं, कभी भी ये ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकते। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कह दो हम बोरॉन, कार्बन इत्यादि का लिख दें, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। देखो ये जो बाहर वाला सेल है वो दूसरा सेल है, सेकंड सेल। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तो 2n स्क्वायर के हिसाब से सोचोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर करोगे, सेकंड सेल है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 × 4 इक्वल टू 8। मतलब ये जो बाहर वाला सेल है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तुम सोच करके देखो, वहाँ 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनका दूसरा सेल, सेकंड सेल, वो जो है आउटर मोस्ट सेल है, और यहाँ अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। तो अगर मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड्स बनाने हैं तो फिर इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही एटम्स बाहर से जोड़े जा सकते हैं और बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारे एलिमेंट्स के लिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो है 4। क्यों 4? क्योंकि ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकते तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते तो इनके साथ 4 से ज़्यादा एटम्स को जोड़ा भी नहीं जा सकता। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो ऑक्टेट से आगे नहीं जाते। ऑक्टेट से आगे नहीं जाते हैं तो कभी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसीलिए इनके साथ 4 से ज़्यादा आइटम्स नहीं जोड़े जा सकते। लेकिन सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ये ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं, सॉरी थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स ये ऑक्टेट से आगे जा सकते हैं, तो यहाँ 4 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बाहर से ज़्यादा कितने एटम्स जोड़े जा सकते हैं? तो 6 और 6, तो बोलेंगे इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और जब नीचे की तरफ आएंगे तो एटम्स की साइज़ बढ़ जाएगी, और इनको अगर सेंटर में रखते हैं तो फिर इनके साथ बाहर से और भी ज़्यादा एटम्स जोड़े जा सकते हैं, तो इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8। तो ये सारा डायग्राम वगैरह अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना है। बाकी कहानी जो कही वो समझ तो गए ही होंगे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक, पहले अपने से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो हमारी बातों को एक बार दोबारा सुन लेंगे और सुन करके उसको फिर लिख लेंगे, जो भी ज़रूरी बातें होंगी लिख लेंगे। अगर अपने से लिख ले अच्छा सा तो ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे? ये ऑक्टेट से आगे नहीं जा सकता, इसीलिए 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इनके लिए क्या लिखेंगे? ये ऑक्टेट से आगे तो जा सकते हैं, मगर इनको सेंटर में रख करके बाहर से ज़्यादा 6 एटम्स को जोड़ेंगे, उसके बाद जगह खत्म हो जाएगी, इसीलिए 6 से आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एटम्स की साइज़, सेंट्रल एटम की साइज़ बड़ी हो गई, तो अब बाहर से 8 एटम्स तक जोड़ने की जगह होगी। और एग्जाम्पल समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए इन दोनों की बात कर लेंगे कि ClF7 तो नहीं बन पाया लेकिन IF7 बन गया। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल की मदद से अब हम लोग किसी भी एलिमेंट के मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर सकते हैं। अगर दूसरे पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तीसरा पीरियड
या फिर तीसरा पीरियड ये रहा, तीसरा पीरियड या फिर चौथे पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6। इसी तरह से पांचवा पीरियड या छठा पीरियड है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8। इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनके ऊपर थोड़ी बातें और करेंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो थर्ड पीरियड के अंदर देखने को मिलेंगे। और इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर अगर खोजा जाए तो इनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू है 6। मतलब इनमें से कोई भी एटम अगर सेंटर में रख देते हैं तो इनके साथ बाहर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम्स जोड़े जा सकते हैं। इनमें से कोई भी एटम अगर सेंटर में रखा जाए तो बाहर से छोटे छोटे 6 एटम्स हम ला करके जोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जैसे सल्फर की ही बात कर ले तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख देते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3, सिलिकॉन 2, 8 और 4, फॉस्फोरस 2, 8 और 5, सल्फर 2, 8 और 6, क्लोरीन 2, 8 और 7। तो सल्फर की बात करो, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 6। देखो बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से, बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सल्फर जो है इस तरह से फ्लोरीन के 6 एटम्स के साथ मिल करके बड़े ही आसानी से SF6 बना लेगा। SF6 में जो सल्फर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। बाहर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, सल्फर सेंटर में बाहर से 6 एटम्स को जोड़ा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या सल्फर अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच पाया? सल्फर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सल्फर सेंटर में बाहर से 6 एटम्स ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं और एग्जैक्टली वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो सल्फर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 और सल्फर वहाँ तक पहुँच गया। फॉस्फोरस की बात करो, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 5। फॉस्फोरस बहुत कोशिश करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स बना लेगा। तो फॉस्फोरस को रखो सेंटर में और 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स बना लो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 बॉन्ड्स बना लिए, PCl5 बना लिया। फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो फॉस्फोरस सेंटर में है, बाहर से 5 एटम्स को जोड़ा है तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है वो, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉस्फोरस का यहाँ पर है 5 है। क्या फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुँच पाया? फॉस्फोरस को सेंटर में रखें तो बाहर से 6 एटम्स को जोड़ने की जगह है, क्या फॉस्फोरस यहाँ तक पहुँच पाया? तो आंसर है नहीं, फॉस्फोरस यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है कि फॉस्फोरस के साथ बाहर से 5 एटम्स है, 6 एटम्स नहीं है, 5 एटम्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो हो गया, लेकिन यहाँ तक फॉस्फोरस अभी नहीं पहुँच पाया है। क्या फॉस्फोरस यहाँ तक कभी पहुँच पाएगा? अभी नहीं पहुँच पाया है, ठीक। अभी 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स, PCl5 बना लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। लेकिन फॉस्फोरस का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फॉस्फोरस को सेंटर में रखा जाए तो बाहर से 6 एटम्स जोड़े जा सकते हैं। क्या फॉस्फोरस कभी ऐसा कर पाएगा? तो आंसर है यस, कर पाएगा। हम ले जाएंगे फॉस्फोरस को बैंक, फॉस्फोरस को दिलवा देंगे 1 इलेक्ट्रॉन का लोन और फॉस्फोरस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 6। जब तक फॉस्फोरस न्यूट्रल है 2, 8, 5 है, नेगेटिव फॉस्फोरस मतलब 2, 8, 6, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन का लोन दिला देंगे बैंक ले जा करके। और जब बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो फॉस्फोरस 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो नेगेटिव फॉस्फोरस सेंटर में, और ये नेगेटिव फॉस्फोरस क्या करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 एटम्स ऐसे जोड़ दिए जाए और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे PCl6 माइनस। ये माइनस कहाँ है? तो फॉस्फोरस के ऊपर है। और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो फॉस्फोरस के चारों तरफ क्लोरीन के 6 एटम्स है तो बोलेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो फॉस्फोरस सीधे सीधे अपने दम पर 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स ही बना सकता है। अपने दम पर 5 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 5 बॉन्ड्स ही बना सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तक पहुँच सकता है। अगर उसको ऐसा करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉस्फोरस को पहले बैंक जा करके 1 इलेक्ट्रॉन का लोन ले करके आना होगा।
फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन का लोन लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये नेगेटिव फॉस्फोरस 6 बॉन्ड्स बना सकता है। और अब हम कह सकते हैं कि यस बन गया PCl6- और यहाँ पर फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अब फॉस्फोरस अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुँच गया। इसी तरह से सिलिकॉन की बात करी जाए तो सिलिकॉन का क्या हाल है, 2 8 और 4, बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों की मदद से सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा कह दो SiF4 बनवा दिया हमने, SiF4, फ्लोरीन के 4 एटम्स जोड़ दिए, SiF4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर सिलिकॉन का कितना है, तो सिर्फ 4, सिलिकॉन सेंटर में, बाहर से फ्लोरीन के 4 एटम्स, तो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। लेकिन सिलिकॉन का भी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सिलिकॉन को सेंटर में रखे तो बाहर से 6 एटम्स को जोड़ने की जगह है। क्या सिलिकॉन वहाँ तक पहुँच पाएगा, तो जैसा दिख रहा है उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से ज़्यादा 4 बॉन्ड्स, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब हम ले जाएंगे सिलिकॉन को बैंक, सिलिकॉन को दिलवाएंगे लोन, सिलिकॉन को 2 इलेक्ट्रॉन का लोन दिलवा देंगे, सिलिकॉन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 6, 2 8 4 से 2 8 6 हो गया। बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये क्या करेगा, अब 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सिलिकॉन जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन जोड़ते चले जाए, फ्लोरीन का एटम बहुत छोटा होता है, इसीलिए बार बार फ्लोरीन को ही पकड़ रहे हैं कि सेंट्रल एटम के बाहर छोटे छोटे 6 एटम्स जोड़ सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा एटम लोगे तो 6 एटम्स भी नहीं जोड़ पाओगे, ध्यान देना। जब हम कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम के साथ बाहर से 6 एटम्स जोड़ सकते हैं, तो कोई भी 6 एटम्स जोड़ दे ऐसा नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे 6 एटम्स जोड़ पाएंगे। और इस मामले में फ्लोरीन जो है बहुत छोटा सा एटम होता है, इसीलिए बार बार फ्लोरीन को ही पकड़ रहे हैं। तो सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन के बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिलिकॉन को 2 इलेक्ट्रॉन का लोन दिला दिया, बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बनाने को प्लान कर लेंगे और 6 बार फ्लोरीन जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। जो स्ट्रक्चर बना उसको ऐसे लिखेंगे, SiF6 2- और ये 2- का है तो सिलिकॉन के ऊपर है। और यहाँ पर सेंटर में जो सिलिकॉन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या सिलिकॉन अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंचा, तो आंसर है यस पहुंचा। सीधे सीधे नहीं पहुंचा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, बैंक जाना पड़ा, लोन लेना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन पहुंच गया। इसी तरह से क्या एल्यूमिनियम भी अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच सकता है, तो आंसर है यस। अभी तो बाहर वाले सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स का लोन दिला दिया जाए तो बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर ये भी जो है अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम क्या करता है। अभी एल्यूमिनियम क्या है, 2 8 और 3 है, लेकिन एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन का लोन दिला दिया जाए तो हो जाएगा 2 8 और 6, और 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से ये बना लेता है AlF6 3-। ये 3- कहाँ है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर है। तो जिसके बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, सल्फर के बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, वो तो सीधे सीधे 6 बॉन्ड बना लेगा, अपने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच जाएगा। लेकिन फॉस्फोरस के बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो सीधे सीधे 6 बॉन्ड्स नहीं बना पा रहा था, तो फॉस्फोरस को ले गए बैंक, दिलाया लोन, बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो भी 6 बॉन्ड्स बना सकता है और PCl6- बना लिया। सिलिकॉन के बाहर वाले सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 6 बॉन्ड सीधे सीधे नहीं बना सकता, तो इसको भी ले गए बैंक, दिलाया लोन, 2 इलेक्ट्रॉन का लोन दिला दिया, बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स, और बन गया SiF6 2-। और एल्यूमिनियम के बाहर वाले सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी ले जाएंगे बैंक, दिलाएंगे लोन, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से फ्लोरीन के साथ 6 बार बॉन्ड बनाते हुए AlF6 3- को ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे काम करता है कि किसी एलिमेंट का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है पहले ये सोच लो, फिर वहाँ तक सीधे सीधे पहुँचा जाए कि थोड़ा मेहनत करके पहुँचा जाए। तो सल्फर तो सीधे सीधे पहुँच जाएगा, लेकिन फॉस्फोरस को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लोन में लेना पड़ेगा। सिलिकॉन को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन में लेने पड़ेंगे। इस तरह से सोचते चले जाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पर हमारी तरफ से इतना ही। स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पीछे के क्लासेज में हमने ऑक्टेट रूल पर बातें करी, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पर बातें करी, और आज के क्लास में हमने मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया। इसकी मदद से भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे PCl6- का स्ट्रक्चर बनाना हो तो अभी आज के पहले हो सकता था तुम, मतलब ये वाला क्लास अटेंड करने से पहले हो सकता था तुम परेशान होते कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर आसानी से बना लोगे कि PCl6 में जो नेगेटिव चार्ज है फॉस्फोरस के ऊपर रख देंगे, नेगेटिव चार्ज फॉस्फोरस के ऊपर रख देंगे तो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 285 था, अब ये 286 हो जाएगा। 286 है तो 6 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 6 बॉन्ड्स बना देंगे, PCl 6 माइनस हो जाएगा। तो आज का क्लास देखने, सीखने, समझने के बाद अब तुम और भी स्ट्रांग हो चुके हो, और भी स्ट्रक्चर्स अच्छे से और आसानी से बना सकते हो। अब केवल ऑक्टेट रूल और एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आई होप तुम लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, चीज़ों को सीखा, समझा। जो भी कुछ स्क्रीन पर तुमने देखा सब PDF में कन्वर्ट करके तुमको दे देते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।